आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 जो कि उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वाइब्रेटरी मोशन। या आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। फिर उसके बाद आपको वाइब्रेशन का पता होना चाहिए। वाइब्रेशन एक मुकम्मल चक्कर को कहते हैं। अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहते हैं। वाइब्रेशन कह दें, ऑसिलेशन कह दें, एक ही बात है। नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगेगा ना, वो उसका क्या कहलाए? टाइम लगेगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। फ्रिक्वेंसी आ गया, तो एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, एक सेकंड में, इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी होता है। अगर मैंने एक वाइब्रेशन लेनी है तो F = 1/T होगा। F = 1/T। T यहाँ पे जो कैपिटल आया है, ये कैपिटल T टाइम पीरियड है। और अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो F = हो जाएगा N/T। N यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन को शो कर रहा है, और जो स्मॉल t है ये टोटल वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है। सपोज 100 वाइब्रेशन पे 20 सेकंड लगते हैं, तो ये स्मॉल t 20 सेकंड होगा आपके पास। ये टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड बड़े t से शो किया जाएगा। फिर आपके पास आता है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। यानी आइदर साइड फ्रॉम, लेफ्ट साइड पे भी आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं या राइट साइड पे भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से वो एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। एम्पलीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट होता है मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? ये मीटर होता है, इसको m से शो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, यानी वाक़या होती है कब? व्हेन द नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप डायरेक्टली का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स या फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेट फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम का, ये मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। एक हेलिकल स्प्रिंग को मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक मैस m के साथ लटका दिया और ये उसकी लगा दिया जी, आपने अटैच कर दिया, और ये मीन पोजीशन उसकी O आ जाएगी आपके। अब हल्की सी फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट x कवर करेगा फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये आपके पास उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको आप A का नाम दे दें। अब जब आप इसको छोड़ेंगे ना तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी। अब बात ये कि रिस्टोरिंग फोर्स क्यों पैदा होगी? ड्यू टू इलास्टिसिटी। ये स्प्रिंग वापस आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आएगी टूवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा। ये जितना स्ट्रेच हुआ था ना उतना कंप्रेस होगा, क्योंकि हमने फ्रिक्शन लेस सरफेस कंसिडर की है। कंप्रेस होने के बाद इसकी अगेन मीन एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी B। ठीक है, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन यहाँ पे मीन पोजीशन को शो कर रहा है। यहाँ से FR निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -kx। k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर मैं k की डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो FR अवर x साथ माइनस यहाँ पर वो डायरेक्शन को शो करता है कि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे k की डेफिनेशन बनानी है आपने। द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है, और ये बराबर होता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के। ऐसा यूनिट्स में ये किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा, यानी कि जो k की डिपेंडेंस है वो किस पे करती है? वो स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर एक ही मटेरियल के 3 तरह के स्प्रिंग आपके पास हो, कुछ बारीक हो कुछ मोटे हो, तो उनकी जो स्प्रिंग वैल्यू k की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन आप इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। F की जगह आप लिख देंगे MA
इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और a बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब के ओवर एम आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, a प्रोपोर्शनल आपके पास x आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जबकि a बराबर आ गया जी माइनस एक्स के, अब नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप होगा वो आपके पास होगा करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी, आपने डिस्कस करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ पर दोबारा इस डायग्राम पे आ जाएंगे। ये पोजीशन मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन हो, एक्सट्रीम पोजीशन बी। जब मैस स्प्रिंग सिस्टम या बॉडी ए पोजीशन पे होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी यहाँ पर, मैक्सिमम, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, अगेन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर जो ऑसिलेटिंग बॉडी है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है, इसी वजह से वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। जब मीन पोजीशन पे आएंगे तो इसका हम सारा उल्ट कर देंगे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगेन जब एक्सट्रीम पोजीशन में जाएंगे फिर यही कंडीशन हो जाएगी, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमने इसका टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए अब क्या होगा, अगर मैंने बॉडी को ए से छोड़ा है, ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ, और ए, ओ से दोबारा ए तक आने के लिए उसे जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड का फार्मूला दैट इज इक्वल टू पाई एम आवर के, ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। और मैस स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मैस ऑफ द बॉडी पे, जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच की गई, और स्प्रिंग कांस्टेंट पर। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, यानी अगर आप थोड़ा सा आगे से भी ले जाकर छोड़ेंगे तो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करे डिक्रीज करे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल एंड बॉल सिस्टम। बॉल एंड बॉल सिस्टम क्या है, ये आपके पास एक बॉल हो गया, इसको आपने एक सरफेस के ऊपर रख दिया हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे एक बॉल रख दिया। ठीक है, हमने ये डिस्कस करना है कि इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसकी मीन पोजीशन आपके पास मौजूद है। ले जी, यहाँ पर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शन ऑफ द बॉल जो है वो अपवर्ड है। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या है जी, जीरो, और मीन पोजीशन वही होती है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होती है। ठीक है, अब हमने देखना है क्या ये मोशन वाइब्रेटरी है। वाइब्रेटरी मोशन चेक करने के लिए आपने बॉल को इस पोजीशन पे ला के छोड़ेंगे, इसको ए पोजीशन कह दिया। जब ये ए पे आएगा ना तो ड्यू टू इनर्शिया ये इस यानी मीन पोजीशन ओ पर नहीं रुकेगा, अगेन ये दोबारा क्या कर लेगा, एक्सट्रीम पोजीशन में वापस चला जाएगा, इसको आप बी कह दें। ठीक है, तो ये दोबारा बी से वापस आएगा, ओ पे फिर नहीं रुकेगा, फिर ये चलाएगा। इस तरह ये इस ओ के इर्द गिर्द क्या करेगा, ऑसिलेट करता जाएगा या वाइब्रेट करता जाएगा। तो इट मीन्स कि ये इसकी मीन पोजीशन होगी जिसके गिर्द ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेटिंग मोशन होगी। दोनों कंडीशन प्रूव होगी कि ये वाइब्रेटिंग मोशंस है। इसका मतलब हुआ कि बॉल एंड बॉल सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम आएंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी जी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कैसे पैदा हुई। स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स उसकी इलास्टिसिटी से वजह से पैदा हो जाती है। अब इसमें कैसे पैदा हो जाएगी, जब ये यहाँ पे आएगा ना इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, और जब हम छोड़ेंगे ग्रेविटी इसको वापस लेके आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल एंड बॉल सिस्टम में जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। फिर आप बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पे बॉल आकर थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है जिसकी वेलोसिटी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब आप मेन पोजीशन की बात करेंगे अगेन ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर मैक्सिमम, और वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या, बॉल एंड बॉल सिस्टम की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम एक आपके पास फिक्स एंड, उसके साथ आपने एक डोरी लटका दी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, यानी उसमें खिंचाव ना हो।
और डोरी के साथ आपने एक स्मॉल इन साइज लार्ज इन मैस एक आयरन बॉल आपने उसके साथ अटैच कर दिया, तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी पेंडुलम को यहाँ पर ला कर छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से दोबारा ऑसिलेट करके मेन पोजीशन में आएगा, अगेन इनर्शिया की वजह से ये नहीं रुकेगा, दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा लेफ़्ट साइड की तरफ। ठीक है, अब अगेन वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको वापस लेके आती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अब उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको मैं इधर डिस्कस अलग से कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg, वेट के कंपोनेंट्स बना दें। अब ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। ठीक है, ये आपस में 90 का एंगल बना दिया, अभी 90 बन जाएगा। 90 और थीटा को जो लाइन मिलाती है वो कहलाती है बेस। 90 के थीटा के सामने जो एंगल साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस क्या है जी, आपके पास mg है, क्या आपके पास mg, तो ये क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, mg कोस ऑफ थीटा। अब कोस थीटा की डायरेक्शन ये है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। mg कोस थीटा भी फोर्स है और टेंशन भी फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जो mg साइन थीटा की डायरेक्शन ये आपके पास आ रही है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स इसमें पैदा हो रही है, जो इसको टूवर्ड्स मीन पोजीशन लेके आ रही है, वो है mg साइन थीटा। mg साइन थीटा क्या आपके पास, mg साइन थीटा आपके पास है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट। ठीक है, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो सिंपल पेंडुलम में पैदा होती है वो होती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से होती है। ठीक है, तो ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स में पैदा हो गई, मीन पोजीशन भी आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स भी पैदा हो गई। अब ये इसकी मोशन जो सी है वाइब्रेटिंग मोशन है, जाहिर बात है पहले भी डिस्कस किया, अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ेंगे इनर्शिया यहाँ पे नहीं रुकेगा, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, इस तरह ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा, ऑसिलेट करता जाएगा, तो इसकी जो मोशन हो जाएगी वो वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। अगर मैंने इसको पोजीशन ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ए पे बात करते हैं। ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी, मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आगे बॉल थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। जब मीन पोजीशन की बात करेंगे, इंसारगोल्ड कर देंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल पेंडुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ गया नेक्स्ट इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो गया, अगर अब मैं यहाँ बी से छोड़ता हूँ, यहाँ ए से छोड़, चलो ए से अब मैंने पेंडुलम को छोड़ा, ए से ओ तक, ओ से बी तक, बी से ओ तक, और ओ से दोबारा ए तक आने के लिए जितना टाइम लगता है इसका टाइम पीरियड कहलाता है। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड को टी इक्वल टू पाई एल बाई जी के। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप पेंडुलम की लेंथ चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप पेंडुलम का मैस चेंज करें, टाइम पीरियड चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैस जो है वो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैस से इंडिपेंडेंट होता है।